हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक। आपने सुना है पॉडकास्ट ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड का। आपने देखे प्री रिक्विजिट वीडियोस, आपने अटेंड करी है क्लास आशा विद अभी में। आई होप यू लाइक इट। नाउ आशा विद अभी के बाद अब आपके टाइम है प्रैक्टिस करने का, और आपने किया है प्रैक्टिस का प्रॉमिस। यस, प्रैक्टिस का प्रॉमिस आपने किया, और स्पीकिंग चॉक्स ने प्रॉमिस किया आपको असिस्टेड प्रैक्टिस मॉड्यूल्स देने का। जी हाँ, अब अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटके तो ये वीडियोस आपको लेके जाएंगे बिल्कुल उस इमेजिनेटिव दुनिया में जहां पे आपको वो क्वेश्चन यूं क्लियर हो जाएगा और आप अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकेंगे। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस के प्रॉमिस के लिए असिस्टेड प्रैक्टिस मॉड्यूल फ्रॉम स्पीकिंग चॉक्स। लेकिन उसके पहले ये ऐप डाउनलोड करना नहीं भूलिए। अगर आपने ऐप अब तक डाउनलोड नहीं की है तो तुरंत ऐप को डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे। ये है आपका प्रैक्टिस मॉड्यूल का वर्कशीट, पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर लास्ट। देखिए यहां पे आपको क्या मिलता है। यहां पे आपको ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड लिखा हुआ है एज अ चैप्टर। दिस इज अ फिजिक्स 10th ग्रेड थिंग। आपको क्वेश्चन है और सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशंस में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एज अ फिल इन द ब्लैंक्स आपको नजर आएंगे। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अगर आप समझ लें और अपने हाथ से लिख लें। यस, अगर आपने कुछ लिखा नहीं, समझिए आपको कुछ दिखा नहीं। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो इस प्रैक्टिस को करने के लिए ये है लेवल 1, जहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलते हैं। बहुत कम लिखना पड़ता है, कोई हेडेक नहीं, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद हो जाते हैं। है ना स्मार्ट? यस, स्पीकिंग चॉक्स ने स्मार्ट सॉल्यूशन दिया है बच्चों के लिए ताकि वो प्रैक्टिस कर सके, और अगर कहीं अटके तो असिस्टेड प्रैक्टिस मॉड्यूल के वीडियोस आपकी हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं हम असिस्टेड प्रैक्टिस मॉड्यूल फॉर ह्यूमन आई, और आप ये साइन करके जब वापस भेजेंगे यहां पे आई हैव कंप्लीटेड एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस एंड फुलफिल्ड माय प्रैक्टिस का प्रॉमिस, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी और आप पहुंच जाएंगे लेवल 2 पे। वहां देखते हैं स्पीकिंग चॉइस आपको क्या मदद करता है। तो शुरू करते हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड की एक्सरसाइजेस। सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो बिल्कुल बैठ जाइए और शुरू करिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं रेड लाइट। जब भी रेड लाइट जलती है तो सिंपल सा मतलब होता है आपको पेन को ड्रॉप करना है और सिर्फ सुनना है और समझना है। रेड लाइट पे हम सुनेंगे समझेंगे, ग्रीन लाइट पे हम पूरा की पूरा सॉल्यूशन लिखेंगे। रेड लाइट पे सुनेंगे और ग्रीन लाइट पे सॉल्यूशन लिखेंगे। तो जैसे ही रेड लाइट है आप आराम से सुनिए, समझिए और देखिए कि ये क्वेश्चन जब आपको आता तो आपके दिमाग में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए थी, क्या क्या आपको सोचना चाहिए था, कैसे किसी कॉन्सेप्ट पे पहुंचा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ आंसर रट लेने से कुछ नहीं होगा। आप समझ रहे हैं ना? आंसर आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। स्पीकिंग चॉक्स ऐसा कुछ नहीं दे रहा है जो आपको कहीं और से मिल नहीं सकता, लेकिन वो कुछ ऐसी तरीके से दे रहा है जो आपको शायद ही कहीं पे मिले। सो द थिंग इज कि आप रेड लाइट पे क्या सोचेंगे, क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये हम सीखेंगे रेड लाइट पे। और ग्रीन लाइट पे देखेंगे कि आंसर को लिखना कैसे है। राइट? तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। नाउ द थिंग इज कि आप जैसा कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं कुछ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह की फोटो लगी हुई है और एक आदमी अपनी वॉच को देख रहा है। द थिंग इज कि हमारी एक आंख है, उसमें एक लेंस है। हमें दूर भी देखना होता है, हमें मिडल पे भी देखना होता है और हमें बहुत पास भी देखना होता है। नाउ द थिंग इज कि एक लेंस के डिफरेंट फोकल लेंथ कैसे प्रोड्यूस हो जाती है। देखिए ये एक आई है जिसपे फार पॉइंट इंफिनिटी पे है, मतलब आप तारे, सूरज, चांद, सितारे सब कुछ देख पाते हैं अपनी आंखों से। नॉर्मल अगर आईज है, कोई चश्मा नहीं लगा है, तो आपको इंफिनिटी तक बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। और ये है आपका नियर पॉइंट जो कि होता है 25 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब 25 सेंटीमीटर के पास अगर कोई चीज आएगी तो आपको थोड़ी ब्लर लगेगी या फिर आपको स्ट्रेन होगा आंखों में। तो इन्फिनिटी से 25 सेंटीमीटर, क्या बात है, काफी आईज आपकी एकोमोडेटिंग है। राइट? ये जो पावर है आईज की एकोमोडेट करने की, दूर का पास का एक ही लेंस के थ्रू देखने की, वो आती है सिलेरी मसल्स की वजह से। ये रही आपकी सिलेरी मसल्स। नाउ ये क्या करती है, ये लेंस को घेरती है, ये रिंग की तरह लेंस को पकड़े रहती हैं और रिलैक्स हालत में पतला रखती हैं, और जब मोटा करना होता है तो मोटा कर देती है। आप देख पा रहे हैं यहां पे ये लेंस पतला है और यहां पे लेंस कितना थिक हो गया है। तो जब ये लेंस थिक हो जाता है तो इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है ना? ज्यादा रिफ्रैक्ट कर रहा है। रिफ्रैक्शन में हमने सीखा है ज्यादा रिफ्रैक्ट कर रहा है, कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी
तो जो यहां तक आ रहा था अब वो यहां पे ही आने लग जाएगा। इसका मतलब पहले जो फोकल लेंथ इतनी थी वो इतनी हो जाएगी। इसका मतलब फोकल लेंथ कम हो जाती है। इसका मतलब ये लेंस फोकल लेंथ एडजस्ट कर सकता है। वाओ, ये फोकल लेंथ एडजस्ट कर सकता है और दूर और पास की चीजों को देखने में मदद करता है। ये हुई ना बात, ये है पावर ऑफ एकोमोडेशन। इतनी चीजें आपके दिमाग में क्लियरली होनी चाहिए आंसर लिखने से पहले। आइए आंसर लिखते हैं। अब आंसर में लिखना है when the ciliary muscles are relaxed, the eye lens becomes thin, the focal length increases। मैंने आपको बताया था कि जब थिन होता है तो फोकल लेंथ ज्यादा होती है। ये है फोकल लेंथ और ये छोटी शॉर्ट होने के बाद फोकल लेंथ इंक्रीजेस एंड द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली विजिबल टू द आई। तो ये तो रहा पहला पार्ट। व्हेन द सिलियरी मसल्स आर रिलैक्स्ड, द आई लेंस बिकम्स थिन एंड द फोकल लेंथ इंक्रीजेस। कन्वर्जिंग पावर कम हो गई तो फोकल लेंथ तो इंक्रीज हो ही जाएगी। एंड द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, जो दूर है, वो क्लियरली विजिबल हो जाते हैं आई को। टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट, ये सारे आपको खुद फिलअप कर रहे हैं। टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, द सिलियरी मसल्स contracts, making the eye lens thicker. Thus the focal length of the eye lens decreases। ये थोड़ा हैंडराइटिंग मेरी खराब से बहुत ज्यादा खराब हो गई। decreases and the nearby objects become visible to the eyes। This ability, ये जो रिलैक्स करके, थिन करके दूर की चीजों को देखने की एबिलिटी है, ये जो नियर बाय चीजों को देखने के लिए थिक करके और फोकल लेंथ को घटा के देखने की जो एबिलिटी है, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आईज। तो ये हुआ आपका पूरा की पूरा आंसर। आई होप आपको पूरा आंसर समझ में आया होगा। मैं आपके लिए एक बार फिर पढ़ देता हूं। When the ciliary muscles are relaxed, the eye lens becomes thin, the focal length increases, and the distant objects are clearly visible to the eye. To see the nearby objects clearly, the ciliary muscles contracts, making the eye lens thicker. Thus, the focal length of the eye decreases, and the nearby objects becomes visible to the eye. The ability is called the power of accommodation of the eye. I hope you like the answer. Let's unwind question number 2. The person with a myopic eye. जो वर्ड्स ऑरेंज में लिखे हैं इन पे आपकी नजर ठहरनी चाहिए, इसीलिए ये ऑरेंज में किए गए हैं। ठीक है, तो आप इसको जरा ध्यान से सुनिए और जो ऑरेंज लेटर हैं उनसे देखिए कि आपको पूरा की पूरा क्वेश्चन तकरीबन समझ में आता है कि नहीं आता। अ पर्सन विद अ मायोपिक आई कैनॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। What should be the type of the corrective lens used to restore proper vision? तो हमको यहां पे ये बताना है कि एक मायोपिक आई है तो हमें पता होना चाहिए कि मायोपिया क्या होता है। He cannot see beyond 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली, हमें इसका मतलब मालूम होना चाहिए और फिर हम बता पाएंगे कि यहाँ पे कौन सा लेंस इस्तेमाल होने वाला है। आइए देखते हैं इसको रेड लाइट पे। बिल्कुल बिल्कुल चिंता नहीं करिए, पेन नीचे रख दीजिए और देखिए ये है आपका मायोपिक आई। देखिए क्या प्रॉब्लम है, रेस जो दूर से आती हैं वो तकरीबन पैरेलल ही गिनी जाती हैं लेंस पे आती हुई, लेकिन ये इन्फिनिटी पे नहीं देख पा रहा है, इन्फिनिटी की चीजों को नहीं देख पा रहा है। इसका फार पॉइंट इन्फिनिटी से हट के काफी पास आ गया है। और वो कितनी पास आ गया है, ये है आपका 1.2 मीटर। मतलब कि ये अपने आंख से सिर्फ और सिर्फ 1.2 मीटर तक क्लियरली देख पा रहा है, उसके बियॉन्ड नहीं देख पा रहा है। तो अगर 1.2 मीटर तो बहुत कम होता है, सिर्फ इतना सही होता है, थोड़ा सा और होगा। इसके पीछे का नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब अगर वो चश्मा उतार दे तो उसको ड्राइविंग में प्रॉब्लम आएगी, उसको चीज़ें सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, उसको अपना सामान ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी, उसको चश्मा ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी। चश्मा ढूंढने का सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया है बिना चश्मे के चश्मा ढूंढना। द थिंग इज कि उसको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उसको सिर्फ 1.2 मीटर तक क्लियरली दिखता है। ये है मायोपिक आई। अब देखिए इसका प्रॉब्लम क्या है। हम चाहते हैं कि यहां से जो लाइट आ रही है वहां तक तो दिख ही रहा है, ये इसका फार पॉइंट हो गया, जबकि होना इन्फिनिटी चाहिए था। इसका फार पॉइंट सिर्फ 1.2 मीटर पे आ गया है।
तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम एक ऐसा कॉनकेव लेंस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे कॉनकेव लेंस? क्योंकि ये तो देखो जरूरत से ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है। यहां इमेज बनानी थी, ज्यादा डाइवर्ज कर दिया या ज्यादा डाइवर्ज हो रहा है। किसी भी कारण से लेंस या तो थिक हो गया है या आई बॉल बड़ी हो गई है, जिसकी वजह से रेटिना पीछे चला गया है, चोट लगने की वजह से, किसी भी वजह से ये जो इमेज है जो रेटिना पे बननी चाहिए थी वो रेटिना से पहले ही बन गई है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो अब हम क्या चाहते हैं? ये ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है, इसको कम डाइवर्ज कैसे कराएं? तो सॉरी, ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, इसको कम कन्वर्ज कैसे कराएं? तो अगर इसको कन्वर्जेंस इसकी कम करनी है तो हमें इसमें डाइवर्जेंस देनी पड़ेगी। तो हम एक डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे, ये लाइट को थोड़ा ओपन करेगा, रेस को, और फिर जब कन्वर्ज करेगा हमारा लेंस तो बना देगा इमेज फिर से रेटिना पे। तो मायोपिक आई को सुधारने के लिए क्या जरूरत होता है? एक कॉनकेव लेंस। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मायोपिक आई मतलब कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है या आई बॉल का साइज बढ़ गया है, जिसकी वजह से, दोनों में से किसी भी वजह से जो इमेज है वो रेटिना के सामने बन रही है, ना कि रेटिना पर बन रही है। तो हम एक डाइवर्जिंग लेंस लगा के इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं इसका आंसर। द पर्सन इज एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। पास का तो उसे दिख रहा है, तभी इसको बोलते हैं शॉर्ट साइडेडनेस। मायोपिया को क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइडेडनेस। पास का दिखना मतलब दूर का ना दिखना क्लियरली। द पर्सन इज एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट ही इज अनेबल टू सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर। तो 1.2 मीटर के जो बियॉन्ड है, दूर है, वो नहीं दिख रहे हैं उसको। दिस हैपेंस बिकॉज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर इज फॉर्म्ड इन फ्रंट। यस, इन फ्रंट। फ्रंट पे ही बन रही है, रेटिना पे नहीं बन रही है। जहां उसे बनना चाहिए वहां नहीं बन रही है, फ्रंट पे बन रही है। तो हम यहां लिखेंगे द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड नॉट एट द रेटिना। तो ये प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से इसको दिख नहीं रहा है। पहले तो ये क्लियर हो गया, राइट? नाउ द थिंग इज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट ऑफ विजन। हमें पता है कि हमारे को जब ये सामने बन रही है तो, और ये इसका मतलब ये एक्स्ट्रा कन्वर्ज कर रहा है, तो हमें एक डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा जो थोड़ा इसको डाइवर्ज कर दे, और उसके बाद जब ये कन्वर्ज करेगा तो ये पीछे बनेगा। टू करेक्ट दिस डिफेक्ट ऑफ विजन ही मस्ट यूज अ कॉनकेव लेंस। The concave lens will bring the image back to the retina. फिर से रेटिना पे ले आएगा, shown in the given figure. So हमें कॉनकेव लेंस लगाना होगा। मैंने आपको पॉडकास्ट में एक बहुत ही स्टूपिड सा याद करने का तरीका भी बताया था, जिसमें मैंने बोला है छोटी गुफा बड़ी मोम। छोटी गुफा मीन्स छोटी मीन्स शॉर्ट साइडेडनेस एंड गुफा मीन्स केव। सो शॉर्ट साइडेडनेस पे कॉनकेव लगता है। ये तब काम आता है जब आपको बात समझ में ना आई हो। हमारे बचपन में स्पीकिंग चॉक्स नहीं था और किसी ने इतने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन नहीं किया कि क्या खराबी है इसमें और क्यों मायोपिक आई में कॉनकेव लेंस लगाना पड़ता है। आई होप यू लाइक द आंसर। लेट्स अनवाइंड क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन? ये क्वेश्चन थोड़ा मेमोरी बेस्ड है, हमको पता होना चाहिए कि फार पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। बट द थिंग इज कि इसको अच्छे से समझ लेते हैं। फार पॉइंट क्या होता है कि जहां तक, जितनी दूर तक हमारी आईज नॉर्मल, बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के अच्छे से डिस्टिंक्ट विजन रखती हैं, क्लियरली देख सकती हैं, उसे हम बोलते हैं फार पॉइंट। एक नॉर्मल आई अगर स्काई की तरफ देखेगी रात को तो उसको तारे, गैलेक्सीज भी बिल्कुल क्लियर नजर आएंगे। इसका मतलब फार पॉइंट कहां हुआ? इन्फिनिटी पे। यस। और नियर पॉइंट मतलब ऑब्जेक्ट जितना पास आ सकता है उसको पास लेके आइए और फिर देखिए कि कहां तक वो बिना ब्लर हुए आपको दिख रहा है। तो आपको पता चलेगा कि कोई भी चीज करीबन 25 सेंटीमीटर तो आप कंफर्टेबली देखते हैं। उसके बाद 25 सेंटीमीटर से पास लेके आते हैं जब अपने फेस के, तो स्ट्रेन पड़ता है। तो इसका मतलब आपको नियर पॉइंट मिला है 25 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट है इन्फिनिटी। तो गॉड ने हमें फार पॉइंट दिया है इन्फिनिटी और नियर पॉइंट दिया है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि इन्फिनिटी तक हम क्लियर देख सकते हैं और 25 सेंटीमीटर तक भी क्लियर दिखता है। 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास अगर कोई चीज आती है तो आंखों में स्ट्रेन पड़ता है और हमें ब्लर दिखता है। आइए इसका आंसर लिखते हैं। फॉर ह्यूमन बाय आई विद नॉर्मल विजन फार पॉइंट इज एट इन्फिनिटी। यस, इज एट infinity and the near point is at
25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। तो ये हुआ आपका फार पॉइंट और नियर पॉइंट की वैल्यूज। तो यहां पे ज्यादा नहीं पूछा था, नहीं तो हम और डिस्कस करते क्यों क्या कैसे, जैसे ही क्वेश्चन आएगा हम करेंगे। बट यहां पे तो ह्यूमन आई विद अ नॉर्मल विजन, फार पॉइंट इज एट इंफिनिटी एंड द नियर पॉइंट इज एट 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर से पास आने पे स्ट्रेन पड़ता है और ब्लर दिखता है, और दूर से दूर अगर देखना हो तो इंफिनिटी तक देख सकते हैं। आई होप यू लाइक द आंसर। Let's unwind question number 4. A student has difficulty reading the blackboard while sitting in the last row. ठीक है, लास्ट रो में बैठा है बच्चा और उसको बोर्ड नहीं दिख रहा है, उसमें टीचर जो लिख रही है वो ठीक से दिख नहीं रहा है। हाँ, what could be the defect of the child is suffering from? How can it be corrected? तो क्या डिफेक्ट से वो सफर कर रहा है और क्या कैसे करेक्ट करेंगे इसको? देखिए, अगर उसे बोर्ड नहीं दिख रहा है, इसका क्या मतलब हो सकता है? बोर्ड और उसके बीच में 25 सेंटीमीटर का फर्क तो होगा नहीं, है ना? वो उसको नियर पॉइंट की तरह तो नहीं ले रहा है, बोर्ड उससे काफी दूर है, और उतने फीट की दूरी पे वो बोर्ड ना दिखना, इसका मतलब उसको फार पॉइंट उसका बहुत पास आ गया है। यस, अब वो पूरा इन्फिनिटी तक नहीं देख पा रहा है। अगर वो इन्फिनिटी तक क्लियर देख पा रहा होता तो उसे ब्लैक बोर्ड क्लियर नजर आता। इसका मतलब कि उसका फार पॉइंट अब फार पॉइंट इंफिनिटी नहीं रहा, उसका फार पॉइंट कहीं पास आ चुका है, राइट? और बोर्ड से भी पास आ गया, क्योंकि बोर्ड भी नहीं दिख रहा है, तो जितनी दूर बोर्ड है उससे भी पास आ गया उसका फार पॉइंट। सोचने वाली बात है। अब द थिंग इज कि ये कब होता है? ये तब होता है जब शॉर्ट साइडेडनेस होती है, मतलब पास का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता। शॉर्ट साइडेडनेस का नाम होता है मायोपिया। तो पहले क्वेश्चन का जवाब है कि इसको जो डिफेक्ट हुआ है वो है मायोपिया, इसको हो गया है शॉर्ट साइडेडनेस, पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। द थिंग इज कि अब कैसे करेक्ट होगा ये हम समझ लेते हैं। साफ नजर आ रहा है कि फार पॉइंट इसका पास आ गया, जो कि होना चाहिए था इन्फिनिटी, होना चाहिए था इन्फिनिटी, और वो आ गया है आपका पास। अब हो क्या रहा है कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है नेचर का, कन्वर्ज ज्यादा कर रहा है, जिसकी वजह से इमेज रेटिना पे बनने के बजाय उसके सामने बन रही है। कन्वर्ज ज्यादा कर रहा है। अगर ये कन्वर्ज ज्यादा कर रहा है तो हम चाहेंगे कि ये कन्वर्ज कम करे या नॉर्मल करे। कन्वर्जेंस उसकी हम बढ़ा घटा नहीं सकते, क्योंकि वो तो अंदर है आंख के। तो हमने क्या किया, हमने बाहर एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया। हमने एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया जो लाइट को डाइवर्ज कर दे। और कौन सा लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस? कॉनकेव लेंस। तो हमने एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया क्योंकि हम उसकी कन्वर्जिंग पावर कम करना चाह रहे थे। वो जरूरत से ज्यादा कन्वर्ज कर रहा था। हम चाहते हैं कि इमेज रेटिना पर बने, हम चाहते हैं कि रेटिना पर बने, उसकी कन्वर्जिंग पावर थोड़ी कम हो जाए। ये देखिए, इतनी सी फोकल लेंथ थी, अब ये फोकल लेंथ बढ़ गई है, इसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है। इसमें हेल्प किया एक डाइवर्जिंग लेंस ने, जिसने आती हुई लाइट को थोड़ा ओपन कर दिया, और उसके बाद जब आई के लेंस ने उसे कन्वर्ज किया तो इमेज बनी रेटिना पे। तो क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। स्टूडेंट हैज अ डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट? मायोपिक है ये आई, और कैसे करेक्ट हो सकती है? ये करेक्ट हो सकती है कॉनकेव लेंस लगाने से ऑफ अ सुटेबल फोकल लेंथ, राइट? आइए इस आंसर को लिख लेते हैं। As a child has difficulty in reading the blackboard, he is suffering from, yes, he is suffering from myopia. He is suffering from myopia, और जिसे हम बोलते हैं short sightedness. To correct this defect, he has to use a spectacle with concave lens of suitable, कोई भी तो नहीं लगा लेंगे, suitable focal length. So as a child is having difficulty reading the blackboard, he is suffering from myopia, which is also called short-sightedness. To correct this defect, he has to use spectacles with concave lens of suitable focal length. I think the answer is absolutely clear. Let's start NCERT exercises. Yes, these are the exercises, these are the questions given at the end of your book. Let's start with the first question. Let's unwind question number 5. The human eye can focus on objects at different distances by adjusting the focal length of the eye. This is due to आप समझ चुके हैं कि अगर हम दूर का देखते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बिल्डिंग है और एक आदमी अपनी वॉच को देख रहा है। द थिंग इज कि बिल्डिंग बहुत दूर है और वॉच बहुत
पास है। तो क्या होता है, अगर आपको दूर ऑब्जेक्ट देखना है तो लेंस डिफरेंट चाहिए, पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो लेंस डिफरेंट चाहिए। बट हमारी आंखों के अंदर तो ऐसे होता नहीं है कि दूर का देखने के लिए एक लेंस लगाया और पास का देखने के लिए दूसरा लेंस लगाया। इसका मतलब सेम लेंस दूर का भी देख पा रहा है और पास का भी देख पा रहा है। तो दूर का देखने के लिए उसकी फोकल लेंथ चाहिए ज्यादा और पास का देखने के लिए उसकी फोकल लेंथ चाहिए कम। तो ये जो फोकल लेंथ को बढ़ाना है और घटाना है, ये कर रही है सिलेरी मसल्स। आप देख पा रहे हैं सिलेरी मसल्स ने दूर की चीजें देखने के लिए यहां पे लेंस को पतला कर दिया है और पास की चीजें देखने के लिए यहां पे लेंस को मोटा कर दिया है, या मैं बोलूं उसको रिंग की तरह जकड़ा हुआ है और उसको दबा के थिक कर दिया है और फिर खींच के रिलैक्स करके उसको कर दिया। तो आप सोचिए कि अगर आपके हाथ पे लेंस होता गोल और आपके हाथ ऐसे होते सिलेरी मसल की तरह, आपसे दबाते तो ये मोटा हो जाता और जब उसे रिलैक्स हो जाते तो ये पतला हो जाता। इस तरीके से हम दूर का और पास का दोनों का देख पाते हैं विद द सेम लेंस। व्हाट एन एकोमोडेशन, क्या एकोमोडेट किया है आईज ने, व्हाट अ पावर ऑफ, ओ हमने बता दिया क्या इसका आंसर। ओके, दिस इज ड्यू टू द accommodation power of the eye. Yes, power can accommodate and change the focal length of the lens as required. तो दूर देखना है तो फोकल लेंथ पतला, वो फोकल लेंस पतला हो जाएगा और दूर का हो देखने के लिए वो फोकल लेंथ बढ़ा लेगा, और जब पास का देखना होगा तो सिलेरी मसल्स लेंस को थिक कर देंगे जिससे आप पास का देख सकते हैं। आइए इसको लिखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द आई टू what? To do what? Tell me. To adjust the focal length of eye is called accommodation. Option number 3 is correct. तो हमने देखा कि दूर का देखने के लिए ये लेंस पतला हो जाता है, पास के वक्त में मोटा हो जाता है। करता कौन है? सिलेरी मसल्स। ये जो एकोमोडेट करने की पावर है, इसी की वजह से हम दूर का पास का एक ही लेंस से देख पाते हैं। सो द प्रॉपर्टी ऑफ आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज कॉल्ड एकोमोडेशन। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्या मैं बोलूं? ऑप्शन नंबर बी, नॉट 3। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन. Let's unwind question number 6. The human eye forms the image of an object at its. Human eye, देखिए ह्यूमन आई क्या करती है मैं आपको बताता हूं। कहीं से लाइट आ रही है, वो इस कॉर्निया से होती हुई, इस प्यूपिल से होती हुई, इस लेंस से होती हुई इस स्क्रीन पे पड़ती है। जैसे कि कोई भी कॉन्वेक्स लेंस इमेज बनाता है, इन्वर्टेड, राइट, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, वैसे ही इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनती है। लेकिन किसी स्क्रीन पे तो बननी चाहिए, कहीं पे वो लाइट की इमेज पड़ेगी, बनेगी, वहां से ऑप्टिक नर्व्स या मैं बोलूं लाइट सेंसिटिव सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स उस इंफॉर्मेशन को ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ले जाके ब्रेन को देंगे और ब्रेन हमें बताएगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, और हाँ इन्वर्टेड से सीधा भी कर देगा उस इमेज को। तो ये सब कैसे होगा? हमें चाहिए एक स्क्रीन, हमें चाहिए एक ऐसी जगह जहां पे वो लाइट पड़े, जिसकी इमेज वहां बने, और जब इमेज बने तो वहां पे सेल्स उस इंफॉर्मेशन को लेके दिमाग तक पास ऑन करें ऑप्टिक नर्व के थ्रू। तो वो स्क्रीन क्या है? वो स्क्रीन हमारी आईज का बैक पोर्शन है पूरा, इस जगह को छोड़ के, क्योंकि यहां से ऑप्टिक नर्व एंटर कर रही है, इसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। बाकी हर जगह पे लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। तो यहां पे इस चीज को हम बोलते हैं रेटिना। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना। लेकिन स्पीकिंग चॉक से स्पीकिंग चॉक से है, आपको एक एक क्वेश्चन में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगी ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। आइए इसका आंसर लिख लेते हैं। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना। ऑप्शन नंबर 4 या मैं बोलूं डी is correct. I hope you like the explanation. Let's unwind question number 7. The least distance of distinct vision for a young adult with normal vision is about. Now, least distance of distinct vision. शब्द बहुत खूबसूरत है। Least distance of distinct vision
मतलब कि कितनी डिस्टिंक्ट विजन, कितने पास आने के बाद भी हमें डिस्टिंक्ट विजन दिखेगा, मतलब कोई भी कम से कम कितना डिस्टेंस है जहां तक हमें क्लियरली दिखता है, कम से कम कितना डिस्टेंस है जहां तक क्लियरली दिखता है। अगर उससे पास आ जाएं तो ब्लर हो जाता है। पहले तो हम समझते हैं कि पास का दिखता कैसे है, फिर हम समझेंगे कि ब्लर क्यों हो जाता है, और उसके बाद हम समझेंगे कि लीस्ट डिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए, हमारे पास जो आईज है उसके पास एक ही लेंस है और उसको होल्ड किया हुआ है सिलरी मसल्स ने। नाउ सिलरी मसल्स जब दूर देखना होता है तो उसको लेंस को पतला रखती हैं, और जब पास देखना रहता है तो उसको थिक कर देती हैं ताकि उसकी फोकल लेंथ चेंज कर सकें। इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। नाउ द थिंग इज कि जब ये थिक करती हैं दोनों साइड से दबा के उसको थिक करती हैं, और जब रिलैक्स होती है तो थिन होता है, जब दबाती है तो थिक हो जाता है। तो थिक करने की एक लिमिट होती है। यस, कहीं ना कहीं जाके तो रुकेंगी, और वो जो लिमिट है वो लिमिट ऐसी है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते जो उसकी फोकल लेंथ है वो कुछ इस तरह हो जाती है कि आप 25 सेंटीमीटर तक की चीजों को क्लियरली देख सकते हैं। उसके पास अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं अपनी आइज के पास, तो आपको देखने में दिक्कत होगी, क्योंकि सिलरी मसल्स ने जितना थिक करना था उस लेंस को वो कर चुकी हैं, उससे ज्यादा वो थिक नहीं होगा, तो वो उसकी लिमिट है। तो 25 सेंटीमीटर एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट। क्या बोलते हैं हम उसको? नियर पॉइंट। और फार पॉइंट तो हमें पता है इन्फिनिटी। तो गॉड को पता था कि भाई ह्यूमन आई को देखना क्या पड़ेगा, इन्फिनिटी तक देखना पड़ेगा, जहां तक नजर जाएगी वहां तक देखना पड़ेगा, और अगर पास का देखना ही है तो इतना काफी है, 25 सेंटीमीटर तक। इसके पास उसे कभी ही देखने की जरूरत पड़ेगी, और क्यों ही देखने की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो इसी वजह से हमारे पास जो नियर पॉइंट आता है वो आता है 25 सेंटीमीटर। ये पूरी कहानी थी बताने के लिए कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है 25 सेंटीमीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस आंसर को लिख लेते हैं। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विद अ नॉर्मल विजन इज, यस, इट इज 25 centimeter. I hope you like the explanation. Let's unwind question number 8. The change in focal length of an eye. The change in focal length. अरे बाप, फोकल लेंथ चेंज हो रही है। अभी हमने पढ़ा कि फोकल लेंथ क्यों चेंज होती है। सेलेरी मसल्स फोकल लेंथ को चेंज करती है क्योंकि हमारे पास एक ही लेंस है और उसी से हमें दूर भी देखना है और उसी से हमें पास भी देखना है। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। तो आप यहां देख रहे हैं, यहां पे लेंस थिन है और यहां पे लेंस थिक है। ये जो सेलेरी मसल्स हैं ये इस लेंस को ऐसे रिंग की तरह होल्ड करके रखती हैं। जब रिलैक्स रहती हैं तो पतला रहता है लेंस, थिन रहता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो ये लेंस थिक हो जाता है। जब ये लेंस थिक हो जाता है तो हम पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं, और जब ये थिन होता है तो हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को आराम से देख पाते हैं। और इसीलिए हमारे पास एक ही लेंस है और एक ही आंख है, इसीलिए मतलब आंख दो है लेकिन उनमें लेंस एक एक है, और हम दूर का देख पाएं और पास का भी देख पाएं। इस पावर को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। और इसके लिए हमारी आंख को फोकल लेंथ को चेंज करना पड़ता है। कैसे चेंज करती है वो? उस लेंस को थिक और थिन करके, क्योंकि आफ्टर ऑल तो रिफ्रैक्शन होना है। तो थिन होगा तो रिफ्रैक्शन कम होगा, और थिक होगा तो रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो कन्वर्जेंस ज्यादा होगी, तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। इसका मतलब फोकल लेंथ को प्लस माइनस किया जा सकता है लेंस को पतला या मोटा करके। और ये चेंज करने के लिए कौन जिम्मेदार है? यस, सेलेरी मसल्स, जो उस लेंस को पतला करती हैं जब वो रिलैक्स हालत में रहती हैं, और जब वो स्ट्रेस्ड हालत में होती है उसको थिक कर देती हैं ताकि हम पास की चीज़ों को देख पाएं। इसलिए दूर की चीज़ें देखने में हमें कम स्ट्रेन पड़ेगा और पास की चीज़ें देखने में हमें थोड़ा सा स्ट्रेन ज़्यादा पड़ेगा। और अगर 25 सेंटीमीटर से कम लेके आने की कोशिश की तो फिर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा और हमें ब्लर भी दिखेगा। तो कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? यस, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सेलेरी मसल्स। आइए इस आंसर को लिख लेते हैं। द एक्शन ऑफ डैश होल्डिंग द आई lens changes the focal length of the eye lens, enabling the eye to focus the image on the object at near point or far point. Let's see. Or maybe varying distance. So, the action of ciliary muscles holding the eye lens changes the focal length of the eye lens, enabling the eye to focus on the image of objects at varying distance. Option D is correct.
Right? I hope you like the explanation. Let's unwind question number 9. A person need a lens of power minus 5.5 diopters. ध्यान से सुनिए, एक आदमी को माइनस 5.5 डायोप्टर की लेंस चाहिए. इस माइनस 5.5 से क्या आपको पता चलता है? माइनस मतलब अगर आपको याद हो, ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये आपकी फोकल लेंथ, और आपको ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ा, इसलिए नेगेटिव. अगर ये लेंस ऐसा होता, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, और आपको इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाना पड़ता है, इसलिए पावर होती है पॉजिटिव. तो सिर्फ पहली लाइन पढ़ के आपके दिमाग में ये सारी बातें आ जानी चाहिए. अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर माइनस 5.5 डायोप्टर्स फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन. करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन मतलब दूर की नजर को ठीक कर रहा है. दूर की नजर में मतलब उसको शॉर्ट साइडेडनेस है. शॉर्ट साइडेडनेस मतलब उसको मायोपिया है. मायोपिया है मतलब उसका लेंस ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है. इसका मतलब उसे कॉनकेव लेंस लगाना है. ये तो एक अलग स्टोरी है. लेकिन यहां पे माइनस 5.5 आपको पता है कि पावर होती है 1/f, और अगर पावर है माइनस 5.5 इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स, तो ऑटोमेटिकली जो भी f आएगा वो भी नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव f मतलब कॉनकेव लेंस. तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग से होकर गुजर जाती है जब आप लाइन को पढ़ते हैं और आपने अच्छे से आसाविदभी में पढ़ाई की होती है. अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर माइनस 5.5 डायोप्टर्स फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन. फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन, ओहो, इसको डिस्टेंट विजन में भी प्रॉब्लम है और नियर विजन में भी प्रॉब्लम है. मतलब इसको शॉर्ट साइडेडनेस भी है और इसको फार साइडेडनेस भी है. मतलब इसको मायोपिया भी है और इसको हाइपरमेट्रोपिया भी है. पास का भी दिखने में प्रॉब्लम है. फॉर करेक्टिंग इज नियर विजन ही नीड अ लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5. अब आप देख सकते हैं, दूर का देखने के लिए कॉनकेव लेंस माइनस पावर के साथ, और पास का देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव पावर के साथ. व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग? तो हमें यहां पे निकालना है आपको फोकल लेंथ. फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, P इज इक्वल टू 1/f. बहुत सिंपल है, डिस्टेंट विजन वाली भी और नियर विजन वाली भी. आप देख सकते हैं ये पिक्चर, यहां पे आपको दिख रहा है एक चश्मे का एक लेंस, जिसमें देखिए एक, इसको बायफोकल लेंस बोलते हैं बिकॉज इसमें दो लेंस लगे हैं. ये लगा हुआ है आपका कॉनकेव और ये लगा हुआ है आपका कॉन्वेक्स. तो पास का देखने के लिए कॉन्वेक्स और दूर का देखने के लिए कॉनकेव. आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. और डिस्टेंस विजन f इज इक्वल टू, तो दूर का देखने के लिए फोकल लेंथ क्या चाहिए? पावर दी हुई है माइनस 5.5d. तो क्लियरली f इज इक्वल टू कितनी होती है? पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स. तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में ही रहने दूं तो सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं. तो 100 लिख देता हूं ऊपर, 100 सेंटीमीटर अपॉन पावर. तो 100 अपॉन इसकी पावर है माइनस 5.5. इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो आएगा माइनस 18.2 सेंटीमीटर. तो आप देख पा रहे हैं कि पावर इज इक्वल टू 1/f था. 1/f था, f मीटर्स में था, लेकिन मैंने उसको सेंटीमीटर में ही रहने दिया. तो फिर मैंने 1 मीटर की जगह लिख दिया ऊपर 100 सेंटीमीटर. नाउ 100 अपॉन p लिखा, p थे माइनस 5.5, आंसर आया माइनस 18.2 सेंटीमीटर. अगर मैं ये 100 नहीं लगाता तो मेरा आंसर आता 0.182 मीटर. बात है की है, 0.182 मीटर मतलब भी वही होता है 18.2 सेंटीमीटर. तो आप ये दोनों कर सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं और 100 भी लगा सकते हैं. 1 लिखेंगे तो मीटर्स में आंसर आएगा, और अगर 100 लगाया तो सेंटीमीटर्स में आंसर आएगा. ये डिफरेंस रहेगा. फॉर नियर विजन, और हाँ माइनस का साइन बता रहा है कि कॉनकेव लेंस है, मैं लिख देता हूं यहां पे कॉनकेव. नाउ फॉर नियर विजन करेक्शन पावर इज इक्वल टू प्लस 1.5d. प्लस 1.5d, तो सेम प्रैक्टिस फिर से कर लेते हैं. 100 अपॉन पावर, और ये है 100 अपॉन 1.5 जो कि होता है 3/2, तो रहेगा 2/3. यस, 66.7 सेंटीमीटर पॉजिटिव. ये है कॉन्वेक्स. इजी. तो पावर ऑफ नियर विजन
P इज इक्वल टू 1.5d, तो F इज इक्वल टू 1 बाय P, 1 मीटर बाय P, तो 1 की जगह हमने लिख दिया है 100 सेंटीमीटर, और जो कि आंसर है हमारा 66.7 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस, पॉजिटिव पावर। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। So let's unwind question number 10. The far point of a myopic eye is 80 centimeter. What is the nature and the power of a lens required to correct the problem? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई होप इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये और क्वेश्चन नंबर 11, दीज आर द टू मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गिवन इन दिस ह्यूमन आई एक्सरसाइजेस। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है हम समझ लेते हैं। एक नॉर्मल आई इंफिनिटी तक देख सकती है, राइट? एक नॉर्मल आई इंफिनिटी तक देख सकती है, लेकिन एक मायोपिक आई इंफिनिटी तक नहीं देख सकती। इसका मतलब उसका फार पॉइंट इंफिनिटी अब नहीं रहा, कहां आ गया है? पास आ गया है। तो थोड़ी दूर तक तो दिखता है, उससे ज्यादा नहीं दिखता। इसका मतलब इसका फार पॉइंट आ गया है 80 सेंटीमीटर अवे, तो सिर्फ 80 सेंटीमीटर तक क्लियर दिखता है। यह बात क्लियर हो गई? यस, 80 सेंटीमीटर तक क्लियर दिखता है। अब अगर 80 सेंटीमीटर तक क्लियर दिखता है तो इसका क्या मतलब हुआ कि 80 सेंटीमीटर में जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज बिल्कुल प्रॉपरली यहां बनती है। 80 सेंटीमीटर दूर जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज अच्छे से रेटिना पे बनती है। इसका मतलब वो जाती होगी और इस लेंस से टकरा के कन्वर्ज होके और बिल्कुल ब्यूटीफुली मिलती होगी। अगर हम कोई ऐसा लेंस ले आए जो इस पैरेलल रेज जो इंफिनिटी से आ रही है उसको भी उसी पाथ पर ले जाए, जी हां, ट्रैफिक जा रहा है लेकिन दूसरा ट्रैफिक नहीं आ पा रहा है, जो इंफिनिटी से रेज आ रही है वो नहीं ठीक जगह पे इमेज बना रही है, लेकिन 80 सेंटीमीटर दूर वाला ऑब्जेक्ट तो बना रहा है, तो जो दूर से आ रही हैं उसको भी उसी रास्ते पे डाल दो। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे कोई ऐसा लेंस लगाएंगे जिसकी वजह से जो इंफिनिटी से आती हुई पैरेलल रेज है वो भी इन डॉटेड रेज के पीछे करते हुए बिल्कुल उसी पॉइंट पे जाएं और फिर मुड़ जाएं और वहीं पे नॉर्मल इमेज बना लें, जैसे कि 80 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट की बन रही थी। है ना इंटरेस्टिंग? तो इसको अगर हम फॉर्मूले में देखेंगे तो हम सीधा भी बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विच इज नीडेड विल बी -x। -x मतलब वेयर x इज द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। या फिर अगर मैं देखूं इसको पूरे फॉर्मूले के साथ तो 1/v - 1/u करके देखूं और बोलूं कि ऑब्जेक्ट और v मैं लिखूं 1 ये इमेज बन रही है -80 पे और ऑब्जेक्ट तो अभी भी -इंफिनिटी पे है जिसकी वजह से प्लस हो गया, तो 1/f ये पोर्शन खत्म हो गया, f अभी भी आता है -80 सेंटीमीटर। तो यहां देखने वाली बात यह है कि मायोपिक आई जब भी आपको मिलेगी जो फार पॉइंट होगा जहां तक उसे दिख रहा है वहां तक उसको उसकी नेगेटिव फोकल लेंथ को अगर मैं ले लूं तो मैं उसको आई को करेक्ट कर सकता हूं, उस डिफेक्ट को करेक्ट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मेरा है 2 पावर -2। -2 पावर का मतलब है -2 = 1/f, f = -1/2 मीटर्स, या मैं बोलूं -50 सेंटीमीटर। तो मेरा फार पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 50 सेंटीमीटर है, मतलब मैं 50 सेंटीमीटर तक ही क्लियरली देख पाता हूं। बड़ा फनी चीज है, 50 सेंटीमीटर तक क्लियर देख पाता हूं और 25 से अंदर नहीं क्लियर देख पाता। 25 सेंटीमीटर का ही मेरे पास स्कोप है। खैर, तो आप ये समझ पा रहे हैं कि अगर फार पॉइंट आपको दिया गया है तो जितना भी फार पॉइंट दिया गया है उसके साथ अगर आप माइनस लगा दें तो आपके पास फोकल लेंथ आ जाती है उस लेंस की जिसको लगाने से वो करेक्ट हो जाएगा। और रीजन सिंपल सा है, फार पॉइंट जो आपका मायोपिक आएगा फार पॉइंट है, वहां से जो लाइट थी वहां तक का तो दिख रहा था ठीक, तो जो दूर से जो नहीं दिख रहा था हमने उस लाइट को भी उसी ट्रेजेक्टरी पे डाल दिया ताकि इमेज बिल्कुल बढ़िया से रेटिना पे बन जाए और हमें दिखने लग जाए। ठीक है, इस आंसर को लिख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट x = 80 सेंटीमीटर। पावर हमें निकालनी है। फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट द फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टिव लेंस f शुड बी इक्वल टू -x, दैट इज -80, शुड बी इक्वल टू -x विच इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर। नाउ पावर इज इक्वल टू 1/f होती है, पावर इज इक्वल टू 1/f है, तो 1/f है, f मीटर में होता तो ठीक रहता, सेंटीमीटर में तो हमें लिखना पड़ेगा दिस, और ये हो गया आपका 100 अपॉन -80 -1.25 डायोप्टर। और ये लेंस कौन सा है? नेगेटिव है। लेंस कौन सा है? ये कॉनकेव है। मायोपिया के लिए क्या यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव।
तो यहां पे जो भी आपका फार पॉइंट है मायोपिक आई का, वहां से आपको आंसर बिल्कुल आराम से मिल जाएगा, फोकल लेंथ मिल जाएगी। और अगर फोकल लेंथ मिल गई तो आप पावर निकाल सकते हैं। अगर आपके पास पावर है तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, और पावर है, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, तो आप उसका फार पॉइंट भी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेम क्वेश्चन इस तरीके से होता कि एक पेशेंट की या एक पर्सन की पावर है -1.5D, उसका फार पॉइंट बताइए। तो आप बोलते हैं -1.5D और करके इसमें डालते, और यहां पे निकलता आपका 80 सेंटीमीटर या 0.8 मीटर। आप बोलते हैं उसका 80 सेंटीमीटर है फार पॉइंट। फार पॉइंट दिया है तो पावर निकाल ली, पावर दिया है तो फार पॉइंट निकाल लिया। दैट्स सिंपल। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। लेट्स अनवाइंड क्वेश्चन नंबर 11. Make a diagram to show how hypermetropia is corrected. What is hypermetropia? Hypermetropia is farsightedness, मतलब दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। The near point of a hypermetropic eye is 1 meter. होना कितना चाहिए था नियर पॉइंट? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तक का क्लियर दिखना चाहिए था, लेकिन इसको 1 मीटर का ही क्लियर दिखता है। मतलब 1 मीटर से जब ये पास लेके आता है ऑब्जेक्ट को तो वो ब्लर हो जाता है। मतलब यस, ये प्रॉब्लम है। ये था नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई, जबकि ये है आपका 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब नियर पॉइंट यहां से बढ़ के यहां आ गया है, थोड़ा पास लेके आना चाहिए था। नॉर्मल आई होती तो नियर पॉइंट ये होता, लेकिन इस मायोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई में एक प्रॉब्लम है कि नियर पॉइंट पर रखी हुई चीजों की इमेज बन रही है पीछे, मतलब रेटिना के पीछे। वरना इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो ह्यूमन आई का, इस आई का जो लेंस है वो कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है, उसकी फोकल लेंथ बढ़ी हुई है, वो थिक नहीं हो पा रहा है, कन्वर्जिंग पावर बिल्कुल इसकी कम हो गई है। देखिए यहां तक कन्वर्ज करना था, इतनी दूर चला गया। कैसे करेंगे? इसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है तो इसको कन्वर्जेंस में हेल्प करेंगे, हम एक और कॉन्वेक्स लेंस इसको देंगे। ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1 कि कौन सा लेंस लगाना चाहिए और क्यों। क्योंकि उसकी कन्वर्जिंग पावर कम है तो एक लेंस लगा के उसकी कन्वर्जिंग पावर को कॉम्पनसेट किया जाएगा। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट, 1 मीटर तक का तो दिख रहा है, 1 मीटर से कम का नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 1 मीटर में रखे हुए ऑब्जेक्ट की लाइट, जिस भी तरीके से लाइट आंखों में एंटर करती है, 1 मीटर वाली देखिए लाइट जिस भी तरीके से एंटर करती है, बहुत बढ़िया से इमेज बनाती है रेटिना पे। नियर पॉइंट के साथ इसको प्रॉब्लम है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि नियर पॉइंट से आने वाली रेस उसी पाथ पे आ जाए। भाई आई इस ट्रैफिक को तो एंटरटेन कर ही रही है, यहां से जब लाइट आती है तो आई को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो अगर हम यहां से लाइट आने वाली, जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए आप प्रॉब्लम हो रहा है, इमेज पीछे बन रही है, तो अगर यहां से आने वाली लाइट को भी हम उसी ट्रेजेक्टरी पे डाल दें जिसपे ये थी, तो काम बन जाएगा, है कि नहीं? तो यहां पे ये जो कोशिश की जा रही है वो ये की जा रही है कि जो प्रॉब्लम है 1 मीटर तक का दिख रहा है, उससे क्लोज नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ चश्मा लगाया जाए कि आई को ऐसा लगे कि सारे ऑब्जेक्ट 1 मीटर पे ही रखे हुए हैं, चाहे वो पास ही हो। ये है ओके। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/u, 1/v माइनस 1/u। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 25 पे, इमेज बनानी है हमें माइनस कितना है 1 मीटर, 100 पे हमारी फोकल लेंथ निकल आएगी। तो आप फिर इस बात को समझने की कोशिश करिए कि एक हाइपरमेट्रोपिक आए जिसमें कि उसका फार पॉइंट दूर चला गया है, 25 सेंटीमीटर तक का दिख रहा था, अब 1 मीटर के पास आने पे दिखता नहीं है, तो 1 मीटर तक तो दिख रहा है। हाँ, तो 1 मीटर तक दिख रहा है, तो 1 मीटर से जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी रेस जो आ रही है लाइट की, वो तो करेक्ट जगह पे फॉल कर रही है ना। तो हम एक ऐसा लेंस लगाएंगे कि यहां से नियर पॉइंट जो कि 25 सेंटीमीटर है, यहां से आने वाली लाइट रेज भी उसी पाथ पे चलें जिस पाथ पे वो 1 मीटर दूर रखे हुए इमेज ऑब्जेक्ट को देख रही थी। तो बस आई को कुछ पता नहीं चलेगा, आई को ऐसा लगेगा कि ठीक है भाई वहां तक ही रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर नहीं होगा, वो उसके लिए हो जाएगा 1 मीटर पे, राइट। आइए इस आंसर को लिख के देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। क्यों कॉन्वेक्स लेंस? बिकॉज कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है, यहां पे हमें कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए हम उसके ऊपर लगा रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि नेचर ने हमें जो लेंस दिया है वो भी है कॉन्वेक्स लेंस, तो हम उसको दूसरा कॉन्वेक्स लेंस देके उसकी कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा रहे हैं। तो ये हो गया आपको कॉन्वेक्स लेंस। अ लेंस ऑफ सुटेबल पावर converges the incoming light in such a way that the image is formed on the retina.
ओके, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस? तो अभी पावर ऑफ द लेंस निकालना बाकी। अभी हमें समझ में आया कि हाइपरमेट्रोपिक आई इज करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस. A lens of suitable power converges the incoming light in such a way that the image is formed on the retina. In such a way. तो मैंने आपको समझाया कि वो कौन सा वे है. वो वे ये है कि जो उसका नियर पॉइंट आ गया था दूर, उस रास्ते पर तो सब कुछ सही हो रहा था, तो ऐसा लेंस लगाया कि उसी रास्ते पे लाइट जाने लगी. कितनी खूबसूरती के साथ हमने लाइट आंखों को फूल किया है. देख रहे हैं आप यहाँ पे, आंख जो देख पा रही थी, हमने कहा भैया देखते रहो, आप जैसा देख पा रहे हो वैसे देखते रहो. हम अपना ऑब्जेक्ट भी ऐसा कुछ कर देंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वहीं देख रहे हो. 1 मीटर अवे ही है, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं. सो ऑब्जेक्ट यहां पे कहां रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट इज एट -25 सेंटीमीटर. ये हमारा नियर पॉइंट है और इमेज बन रही है 1 मीटर पे, यानी कि -100 सेंटीमीटर पे. तो ये है आपका नियर पॉइंट ऑफ अ, मैं आपको लिख देता हूं 1/f इज इक्वल टू 1/n डैश -1/n. तो ये आपका नियर पॉइंट है और ये है आपका हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट. तो लेंस फॉर्मूला में 1/b - 1/u, 1/, ये हो गया आपका -100 माइनस 1/-25, तो ये हो जाएगा +25 इज इक्वल टू 1/f. एंड 1/f हो गया 1/25 माइनस 1/100. और इसको हम कर देंगे, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 100, 4 - 1, तो f इज इक्वल टू 100/4 - 1 इज 3 इज इक्वल टू 33.33 सेंटीमीटर. और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स है. सो पावर ऑफ अ लेंस, ना पावर क्या होगी इसकी? 1/f फोकल लेंथ का, और रेसिप्रोकल होता है 0.33 मीटर्स में है, तो इसको कुछ 100 करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे ये हो गया आपका +3.0 डायोप्टर. कौन सा लेंस चाहिए? अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +3.0 डायोप्टर इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट. तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने कितने आराम से, देखिए यहाँ पे देखिए हमने लिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 25 सेंटीमीटर. मैं आपको फिर बता दूं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है आपका नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई. इमेज डिस्टेंस होता है आपका नियर पॉइंट ऑफ अ डिफेक्टेड आई, दैट इज हाइपरमेट्रोपिक आई. 1/b - 1/u इज इक्वल टू 1/f से हमने f निकाल लिया है 33.33 सेंटीमीटर. तो जो फोकल लेंथ हमको चाहिए वो चाहिए 33.33 सेंटीमीटर. और उससे हमने निकाला पावर. पावर इज इक्वल टू 1/f, जो कि आ रहा है आपका 3 डायोप्टर. तो एक कॉन्वेक्स लेंस लगेगा 3 डायोप्टर का, और इस पेशेंट का नियर पॉइंट फिर से वापस आ जाएगा 25 सेंटीमीटर में, मतलब 25 सेंटीमीटर तक ये क्लियर देख पाएगा. आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन. लेट्स अनवाइंड क्वेश्चन नंबर 12. Why is the normal eye not able to see clearly the object placed closer than 25 सेंटीमीटर? हम ये काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार और डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, आई के पास एक लेंस है और उस एक लेंस की मदद से उसे दूर का भी देखना है और पास का भी देखना है. जब वो दूर का देखती है तो सेलेरी मसल्स रिलैक्स रहती हैं, लेंस थिन रहता है. जब वो पास का देखती है तो सेलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और लेंस को थिक करती हैं. इसे बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन. नाउ ये पावर ऑफ एकोमोडेशन में पास का देखने के लिए सेलेरी मसल्स को स्ट्रेस में आना पड़ता है और उस लेंस को थिक करना पड़ता है. थिक करने की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा वो थिक नहीं कर सकती. इसीलिए लिखा गया है कि व्हाई इज नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर, क्योंकि उस लेंस को सेलेरी मसल्स के द्वारा थिक करने की एक लिमिट है. वो फोकल लेंथ को उससे कम नहीं कर सकती, और इसीलिए नियर पॉइंट आ जाता है 25 सेंटीमीटर में. 25 सेंटीमीटर में. आइए इस आंसर को लिख लेते हैं. दिस इज बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ द आई कैन नॉट बी, जब वो थिक करते हैं तो क्या होता है? रिड्यूस होती है. तो कैन नॉट बी डिक्रीज्ड बिलो अ सर्टेन मिनिमम लिमिट. तो सेलेरी मसल्स को जो उसकी थिकनेस बढ़ानी है, वो थिकनेस क्यों बढ़ानी है? ताकि पावर फोकल लेंथ उसकी कम हो सके. तो फोकल लेंथ कम करने की एक लिमिट है और फोकल लेंथ एक हद से ज्यादा डिक्रीज नहीं की जा सकती. इसलिए 25 सेंटीमीटर से पास देखने में आपको स्ट्रेन आता है, और इसलिए नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर से पास रखे ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाती है. आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन.
Let's unwind question number 13. What happens to the image distance? What happens to the image distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye? हमें अच्छे से पता है कि हमारी आईज दूर से दूर इंफिनिटी तक देख सकती है, उसको स्टार्स दिखते हैं, उसको सन दिखता है, उसको मून दिखता है, और पास से पास वो 25 सेंटीमीटर अवे तक बहुत ही क्लियरली देख सकती है। फार पॉइंट होता है इंफिनिटी और नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। क्लियरली ये एक ही लेंस के द्वारा हो सकता है क्योंकि हमारे पास है सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स लेंस को लूज छोड़ती हैं तो लेंस पतला रहता है और उसकी फोकल लेंथ हाई रहती है। फोकल लेंथ ज्यादा होने की वजह से वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाता है। जब वो पास के ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करती है तो लेंस को दबाती है, रिंग की तरह चारों तरफ से दबाती है और उसे थिक कर लेती है, जिससे उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, या मैं बोलूं पावर बढ़ जाती है। इसकी वजह से वो आई नियर ऑब्जेक्ट्स को भी देख पाती है। नाउ द थिंग इज कि वो फोकल लेंथ बड़ा घटा के सारा काम कर लेती है। स्क्रीन जो कि है रेटिना, उसको आगे पीछे करने का कोई उपाय नहीं है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा उसे ध्यान से देखते हैं। व्हाट हैपेंड टू द इमेज डिस्टेंस? इमेज डिस्टेंस का मतलब क्या है? लेंस और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। यहां पे स्क्रीन कौन है? रेटिना। ये डिस्टेंस तो बढ़ने घटने वाला नहीं है। सारा काम जो कर देती है वो सिलरी मसल्स कर देती हैं लेंस की फोकल लेंथ को बढ़ा घटा के। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन बताती है कि सिलरी मसल्स कैसे फोकल लेंथ को एडजस्ट करके डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और पास के ऑब्जेक्ट को दोनों को देखने चाहती है। तो कहीं पे भी इमेज डिस्टेंस बढ़ने घटने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो व्हाट हैपेंड टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज और डिक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई? आंसर इज नथिंग हैपेंड। इमेज डिस्टेंस वहीं का वहीं रहता है। अगर चेंजेस आते हैं किसी में तो वो आते हैं फोकल लेंथ ऑफ द लेंस पे। और कौन लाता है इस चेंजेस? सिलरी मसल्स। और क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। आइए इस पॉइंट को लिख लेते हैं। फॉर अ नॉर्मल आई, इमेज डिस्टेंस इन द आई इज फिक्स्ड। इमेज डिस्टेंस इन द आई इज फिक्स्ड। ठीक है, इमेज डिस्टेंस को कुछ बदला नहीं जा सकता और इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस ऑफ रेटिना फ्रॉम द आई लेंस। तो मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस ऑफ द रेटिना फ्रॉम द आई लेंस ये होता है, और यही है हमारा इमेज डिस्टेंस, क्योंकि ये रहा हमारा लेंस और ये रहा हमारा स्क्रीन। इसके बीच का डिस्टेंस नहीं बदल सकता। ये आई छोटी बड़ी नहीं हो सकती। हाँ, लेंस की पावर जरूर बदली जा सकती है। सो फॉर अ नॉर्मल आई द इमेज डिस्टेंस ऑफ द आई इज फिक्स्ड, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ रेटिना ऑफ द आई लेंस फ्रॉम द आई लेंस। व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज चेंज्ड on account of accommodation या accommodating power of the eye so as to keep image distance constant। तो पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि नॉर्म अगर हमें इमेज डिस्टेंस ही कांस्टेंट नहीं रखना होता, अगर उसे ही बढ़ाना घटाना होता तो फिर ये फोकल लेंथ चेंज करने की तो जरूरत ही नहीं थी ना। हम स्क्रीन को आगे पीछे करके और कर लेते, लेकिन उसकी वजह से हमारा शायद सर भी थोड़ा बड़ा या छोटा होता रहता। तो लेंस को ही एकोमोडेट करके, लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करके सारा काम हो जाता है, इमेज डिस्टेंस नहीं बदलता। तो फॉर अ नॉर्मल आई, इमेज डिस्टेंस इन द आई इज फिक्स्ड इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ रेटिना फ्रॉम द eye lens. When we increase the distance of the object from the eye, the focal length of the eye lens is changed on account of accommodating power of the eye. So to keep the image distance constant. ठीक है, आप इसको लिखिएगा। प्रैक्टिस की प्रॉमिस की जो वर्कशीट्स आपको मिलेंगी उस पर आप इसको, जो भी मैं ग्रीन से लिख रहा हूं वो आप अपने हाथों से सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखिएगा और समझिएगा। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। Let's unwind question number 14. Why do stars twinkle? अरे वाह, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में हमने आशा विधि में काफी कुछ पढ़ा है। Why do stars twinkle? मैं आपको फिर बताता हूं कि ये ट्विंकलिंग होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखिए क्या होता है। द थिंग इज कि आपको पता है कि अगर एक लाइट आ रही है
और वो रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है तो वो अपने पाथ को छोड़ के बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल होगी। और अगर उसे फिर से बेंड होने का मौका मिलेगा तो वो अपने पाथ को छोड़ के बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल होगी। और अगर उसे फिर से मिलेगा तो वो अपने पाथ को छोड़ के बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल होगी। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये लाइट कर्व होती हुई आ रही है। नाउ यहां ये रहा आपका स्टार और इसकी लाइट ऐसे कर्व होती हुई आ रही है और इसी वजह से हमें लग रहा है कि ये स्टार वहां ना होके यहां है। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और ये रिफ्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि स्टार से लाइट अर्थ तक तो पहुंच गई वैक्यूम में, लेकिन अर्थ के अंदर आपको डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर हैं विद डिफरेंट डेंसिटीज। तो जैसे जैसे डेंसिटी नीचे आते हुए सरफेस की तरफ बढ़ती जा रही है, वो रेयर टू डेंसर की तरफ लाइट बेंड होती जा रही है और उसका पाथ हो रहा है कर्व। बिल्कुल ठीक जैसे इस फिशरमैन ने इस फिशिंग रॉड को पकड़ रखा है। स्टार यहां पे है, लेकिन लाइट जब घूम के आई तो हमें लगा कि स्टार यहां पे है। तो फिशिंग रॉड के टिप पे स्टार है, लेकिन स्टार दिख रहा है ऊपर। और इसकी वजह से कई चीजें होती है, जैसे कि स्टार हमें दिखता है हाई इन द स्काई, तो जो दूर है वो ऊंचा दिखेगा, जो दूर है वो ऊंचा दिखेगा। आप समझ रहे हैं? वो लाइट घूम के आ रही है और जिसकी वजह से हमें ऊंचा दिख रहा है। तो स्टार लुक्स हाई इन द स्काई, नंबर 1। नंबर 2, वहां से आने वाली लाइट आएगी हमारे आईज में, लेकिन एयर की डेंसिटीज बीच में बदलती रहेगी। बिल्कुल मूवमेंट है, एयर की डेंसिटी बदलती रहेगी, तो कभी वो हमारी आइज को मिस करेगी, या मैं बोलूं कि उसकी ल्यूमिनोसिटी कम हो जाएगी या इंटेंसिटी कम हो जाएगी, कभी बढ़ेगी कभी कम होगी, तो डिम होगा, कभी ज़्यादा शार्प हो जाएगा, जिसकी वजह से एक ट्विंकलिंग इफेक्ट आएगा। लेकिन ये हो क्यों रहा है? क्योंकि जो लाइट आ रही है वो रिफ्रैक्ट होकर आ रही है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। इसकी वजह से हमें ये ट्विंकलिंग इफेक्ट दिख रहा है। आइए इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, इसके सॉल्यूशन को। When the light coming from stars enter the Earth's atmosphere, it gets refracted at different levels, है ना? It gets refracted. कैसे रिफ्रैक्ट होती है? ऐसे आ रही थी, एक लेयर मिली, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, लेयर मिली, बेंड टुवर्ड नॉर्मल, और वो रिफ्रैक्ट होती जाती है। तो हम बोलेंगे इट गेट रिफ्रैक्टेड एट डिफरेंट लेवल्स बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द, किसकी वेरिएशन में? एयर डेंसिटी at different levels of the atmosphere. When the starlight refracted by the atmosphere comes more towards us, it appears brighter. तो ज्यादा आएगी तो brighter than when it comes less towards us. Therefore, it appears as if stars are twinkling at night. तो फिर से मैं इस क्वेश्चन को, इसके सॉल्यूशन को पढ़ देता हूं। When the light coming from stars enter the Earth's atmosphere, it get refracted at different level because of variation in the air density. तो air density के वेरिएशन के कारण कहीं पे थिक है, ज्यादा एयर है, कहीं पे कम है, तो इसके कारण वो रिफ्रैक्ट हो रही है। और ऊपर से नीचे आते वक्त इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। मीडियम एयरी है, उसकी ही डेंसिटी चेंज होती जा रही है, जिसकी वजह से वो कर्व बना के नीचे आ रही है एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। व्हेन द स्टारलाइट रिफ्रैक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर कम्स मोर टुवर्ड्स अस, जब ज्यादा लाइट आती है इट अपीयर्स ब्राइटर। व्हेन इट कम्स लेस टुवर्ड्स अस इट अपीयर्स लेस ब्राइटर, और वी कैन से डिमर। और इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं ट्विंकलिंग इफेक्ट। तेज धीरे आप कहते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये तेज आ रही है, धीरे हो गई, तेज आ रही है, धीरे हो गई। नाइस, आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। Let's unwind question number 15. Explain why the planets do not twinkle. So we already know star twinkles, and why star twinkles? Because स्टार से जो लाइट आ रही है वो कर्व होके आ रही है हमारे आइज पे। कर्व क्यों हो रही है? हर बार हर लेयर पे इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। ये रहा आपका नॉर्मल और इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये बेंड हो गई, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये बेंड हो गई, और ये बेंड होती जा रही है। नाउ द थिंग इज कि ये सेम फिनोमेना प्लैनेट के साथ क्यों नहीं होता? ये जब स्टार के साथ हो रहा है तो प्लैनेट के साथ क्यों नहीं होता? देखिए, स्टार्स एक फार ऑब्जेक्ट है, फार वेरी फार ऑब्जेक्ट है। प्लैनेट के मुकाबले इसका कोई लेना देना नहीं है, बहुत दूर है वो। इतना दूर होने के कारण ऑब्वियसली काफी बड़ा भी है, लेकिन वो इतना दूर है कि वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। और वहां से आने वाली लाइट जैसे ही रिफ्रैक्ट होकर हमारी आईज में आती है तो कभी आती है और कभी थोड़ी कम आती है या डिमर होती है। और क्योंकि एयर
डेंसिटीज बदल रही हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो ट्विंकल कर रहा है। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जब जलेगा बुझेगा, या मैं बोलूं कि वो ज्यादा इंटेंसिटी और कम इंटेंसिटी के साथ ग्लो करेगा, तो हमें लगेगा कि ट्विंकल हो रहा है। लेकिन एक प्लैनेट उसके कंपैरिजन में काफी पास होता है और काफी बड़ा होता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो फिलहाल बंच ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है, वो बंच ऑफ पॉइंट साइज रिसोर्सेज या सोर्सेज है, बंच। तो आप बोल सकते हैं कि एक तारा या एक स्टार तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक प्लैनेट हमारे आई के लिए एक बंच ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है, जिसकी वजह से अगर एक पॉइंट से आने वाली लाइट डिम हो भी गई तो दूसरे पॉइंट से आने वाली लाइट उसको कॉम्पनसेट कर जाती है। यस, तो अगर एक ही पॉइंट हो जो जल बुझ रहा हो तो हमें ट्विंकलिंग इफेक्ट नजर आएगा, लेकिन अगर 100 पॉइंट्स हो और उनमें से कुछ जल रहे हो और कुछ बुझ रहे हो तो हमें ओवरऑल कोई चेंज नजर नहीं आएगा। यस, और इसी वजह से प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। लाइए इस आंसर को लिख लेते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे अपीयर, यस, दे अपीयर लार्जर in size than the stars as they are relatively closer to earth। तो रिलेटिवली क्लोजर है इसलिए बड़ा दिखता है, वो बड़ा है नहीं, रिलेटिवली क्लोजर है तो हमारे लिए तो वो बड़ा है स्टार के मुकाबले। प्लैनेट्स कैन बी कंसीडर्ड एज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट। तो जो मैंने बोला ये पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट, तो प्लैनेट्स कैन बी कंसीडर एज लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज, और ये एक अकेला पॉइंट है। तो एक अकेला पॉइंट से जब भी लाइट आएगी और नहीं आएगी तो वो ट्विंकल करेगा, लेकिन यहां पे इतने सारे पॉइंट्स हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज हैं, तो अगर एक पॉइंट से नहीं आई और दूसरे से आई, कुछ से आई कुछ से नहीं आई, तो भी कॉम्पनसेट हो जाएगा और हम बोलेंगे द डिफरेंट पार्ट ऑफ दीज planets produced either brighter or dimmer effect in such a way that the brighter and dimmer effect is zero, that the average, hence the twinkling effect of the planets are nullified। सो हो क्या रहा है यहां पे देखते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे अपीयर लार्जर इन साइज देन द स्टार्स एज दे आर रिलेटिवली क्लोजर टू अर्थ। प्लैनेट कैन बी कंसीडर्ड एज अ collection of large number of point size source of light. The different part of these planets produce either brighter or dimmer effect in such a way that the average, total मिला के कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, the average of brighter and dimmer effect is zero. Hence the twinkling effect of the planets are nullified and they do not twinkle. I hope you like the explanation. Let's unwind question number 16. Why does the sky appear dark instead of blue to an astronaut? Now, this is a very interesting question. Why does the sky appear dark? Sky dark? वो तो सिर्फ रात को दिखता है। नहीं, स्काई हमेशा डार्क रहता है, हमें दिन में ब्लू दिखता है बिकॉज ऑफ समथिंग। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जो भी हमारी लाइट का स्पेक्ट्रम है उसके अंदर लाइट वॉयलेट से लेकर रेड तक डिफरेंट कलर्स हैं। रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, हमने प्री रिक्विजिट में देखी, और वॉयलेट की कम है। इसकी कुछ 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास है और इसकी कुछ 4100 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास है। तो वेवलेंथ ज्यादा होने से और कम होने से क्या फर्क पड़ता है। देखिए, जब वेवलेंथ ज्यादा होती है या कम होती है, मैं बोलूं पहले, तो कम वेवलेंथ वाली चीज एक छोटे से पार्टिकल से भी स्कैटर हो जाती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सन से आती हुई लाइट ये छोटे छोटे पार्टिकल से स्कैटर हो रही है, तो ये ब्लू लाइट तो स्कैटर हो रही है, लेकिन रेड लाइट लॉन्ग वेवलेंथ होने के कारण स्कैटर नहीं हो रही या बहुत कम हो रही है। तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इससे ये इंपैक्ट पड़ेगा कि जो लाइट, जो कलर स्कैटर हो गया है वो कलर दिखने लग जाएगा, या मैं बोलूं कि वहां का जो स्पेस है, वहां की जो एयर है, वहां के जो पार्टिकल्स है, वो उस कलर के नजर आने लग जाएंगे जो कलर स्कैटर हुआ है।
तो आउटर एटमॉस्फेयर में आप यहां देख सकते हैं ब्लू स्कैटर होता है और अर्थ तक पहुंच रहा है रेड, ऑरेंज और येलो पार्ट। तो ब्लूइश सब कुछ आउटर एटमॉस्फेयर, जहां पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और उनके साथ भिड़ के स्कैटरिंग हो रही है और उसकी वजह से स्काई हमें ब्लू नजर आ रहा है। टिंडल इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, जिसमें सोडियम थायोसल्फेट को कुछ ड्रॉप्स H2SO4 के साथ मिला के उसके सोडियम को प्रेसिपिटेट किया गया है। और इसलिए किया गया कि सोडियम का जो एटम है वो प्रिसाइसली इस साइज का है कि जब उस पर से व्हाइट लाइट जाती है तो वो अच्छे से स्कैटर हो जाती है और ब्लू पूरा की पूरी स्कैटर हो जाती है और रेड पहुंचती है स्क्रीन तक। तो वो एक्सपेरिमेंट आप पढ़िए और आपको समझ में आएगा कि स्कैटरिंग एक्चुअली में होती कैसे है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आउटर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो एटम्स हैं उन्होंने स्काई से आती हुई व्हाइट लाइट को स्कैटर किया, लेकिन उसमें से स्कैटरिंग जो हुई सिर्फ ब्लू की ज़्यादा हो गई और इसलिए पूरा की पूरा स्काई ब्लू नज़र आया। अगर हम देखें तो ये ब्लू स्काई यहाँ तक है और उसके बाद से फिर से ब्लैक स्काई शुरू हो जाता है। इसका मतलब ब्लू कलर कहीं नहीं है, हमारी अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है और इस वजह से स्कैटरिंग हो रही है और इस वजह से हमें स्काई ब्लू नजर आ रहा है। व्हाट अ मैजिक ऑफ नेचर। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। लेट्स राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट बिकॉज देयर इज, क्या है वहां पे? देयर इज नो एटमॉस्फेयर। तो वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। यहां एटमॉस्फेयर नहीं है, इस वजह से यहां पे स्कैटरिंग नहीं हुई। तो एटमॉस्फेयर जैसे शुरू हुआ वहां पे स्कैटरिंग शुरू हुई और हमें स्काई दिखने लगा ब्लू। सो देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन द आउटर स्पेस दैट कैन scatter this sunlight. As the sunlight is not scattered, no scattered light reaches the eye of the astronaut and the sky appears black to them. तो बेटर होगा कि इस एक्सप्लेनेशन को हम फिर से देखें कि स्कैटरिंग की वजह से ब्लू नजर आता है। अगर स्कैटरिंग ही नहीं होगी तो ब्लू या कोई भी कलर होने का कोई मतलब नहीं है। सीधा कि सीधा हमारे पास लाइट पहुंचती और हमारा प्लैनेट ग्लो करता हुआ नजर आता, स्काई उसे ब्लैक नजर आता। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि उसको स्काई ब्लैक नजर आ रहा है और अंदर से हमें स्काई ब्लू नजर आ रहा है। तो हमें स्काई ब्लू नजर आने का सिर्फ एक ही रीजन है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है। और स्कैटरिंग इसलिए हो रही है क्योंकि एटमॉस्फेयर है, क्योंकि स्कैटरिंग के लिए आपको चाहिए कुछ छोटे पार्टिकल्स। आप बड़े होकर पढ़ेंगे कि उन पार्टिकल्स के साइज पे डिपेंड करता है। अगर वो पार्टिकल का साइज बड़ा हो जाए तो पूरी की पूरी लाइट ही स्कैटर हो जाती है। जैसे कि क्लाउड्स हमें व्हाइट कलर के नजर आते हैं क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते जो क्लाउड के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े हैं कि पूरी की पूरी लाइट को ही स्कैटर कर देते हैं और अल्टीमेटली हमें व्हाइट लाइट वापस मिलती है। इसलिए स्काई तो ब्लू नजर आता है लेकिन क्लाउड्स व्हाइट नजर आते हैं। इंटरेस्टिंग। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। आइए अब हम आ गए हैं समरी पे। तो इस चैप्टर की समरी क्या है? पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है ह्यूमन आई, और ह्यूमन आई में हमने पूरा डायग्राम बनाया था। हमने कॉर्निया बनाया, हमने आयरिस बनाया, प्यूपल बनाया, हमने लेंस बनाया, उसको सेलरी मसल से जोड़ा, हमने ऑप्टिक नर्व निकाली, हमने पीछे रेटिना की लेयर देखी, एक्वस ह्यूमस वेट्रस ह्यूमर देखा और लेंस और सारी के सारे इसके कंपोनेंट्स के बारे में समझा आशाविद अभी में। डिफेक्ट्स ऑफ विजन में हमने देखा कि मायोपिया होता है और हाइपरमेट्रोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है और रेस बायोपिया भी होता है। रेस बायोपिया भी हाइपरमेट्रोपिया की तरह होता है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया के कारण और रेस बायोपिया के कारण में फर्क होता है। तो वो डिफरेंस है ओल्ड एज के कारण, सिलरी मसल्स के वीकनिंग के कारण ही जब हम नियर पॉइंट हमारा दूर चला जाता है, जब मैं बोलूँ कि पास की चीज़ नहीं दिखाई देती या मैं बोलूँ कि डिस्टेंस विजन रहता है, फार साइडेडनेस रह जाती है, तो उस चीज़ को हम रेस बायोपिया बोलते हैं। बट हाइपरमेट्रोपिया भी सेम चीज़ है लेकिन डिफरेंट वजह से है। तो रेस बायोपिया इज अ ओल्ड एज इशू। नाउ स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमने देखा कि स्कैटरिंग कैसे होती है। स्कैटरिंग हो रही है तो अगर एक छोटी वेवलेंथ जा रही है उसके सामने एक छोटा पार्टिकल आएगा तो भी स्कैटर कर देगा, लेकिन अगर एक बड़ी वेवलेंथ जा रही है और एक छोटा पार्टिकल सामने आता है तो वो निकल जाएगी। तो वॉयलेट और रेड में वॉयलेट सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है और इसीलिए अपर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से स्कैटर होते हुए वो पूरे स्काई को ब्लू कर देती है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमने सीखा। फिर हमने देखा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, हमने देखा स्टार से आती हुई लाइट जब आती है तो उसे हर स्टेज पे बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल करने को मिलता है और आखिरी में जब हमारे आइस पे पहुंचती है वो लाइट
तो हमें लगता है कि स्टार अप हाई इन द स्काई है। एक फिनोमेना ये नजर आता है, और भी कई फिनोमेना नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे को सन, ये हमारा होराइजन है, लेट्स से सन नीचे आ गया तो भी वो कर्व होके आ रहा है, इसलिए हमें सन हाई अप नजर आएगा। तो इस हाई अप नजर आने की वजह से सुबह सूरज उगने से पहले दिखने लग जाता है, क्योंकि वो होराइजन के नीचे होता है। इसको बोलते हैं अर्ली सनराइज। और फिर डूबने के बाद भी नजर आता है, इसको बोलते हैं लेट सनसेट या डिलेड सनसेट। इन दोनों ही कारणों का एक ही कारण है, रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसके बारे में हमने पढ़ा। तो आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ द आई एंड द ह्यूमन आई एंड द वंडरफुल कलर वर्ल्ड। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको जल्दी ही। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग चॉक्स के साथ। जी, स्पीकिंग चॉक्स आपको देता है पॉडकास्ट, जिससे आपका मूड बनता है, जिससे आपकी इमेजिनेशन बनती है, बाय द नेम इमेजिनेशन बिल्डर। उसके बाद देता है प्री रिक्विजिट वीडियोस, जो वो कॉन्सेप्ट्स है जो अगला कॉन्सेप्ट सीखने के लिए जरूरी होते हैं। फिर आपको देता है आशा विद अभी में क्लासेस। यस, आशा यानी अब सब समझ आएगा, आशा विद अभी में क्लासेस। और उसके बाद मिलती है आपको असिस्टेड प्रैक्टिस मॉड्यूल, जहां पे आप सारे के सारे क्वेश्चंस अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन असिस्टेड प्रैक्टिस मॉड्यूल आपको एक शर्त पे मिलेगा, जब आप करेंगे प्रैक्टिस का प्रॉमिस, यानी कि PKP। तो आपने PKP साइन किया और आपको मिल गई है असिस्टेड प्रैक्टिस फ्रॉम स्पीकिंग चॉक्स। आई होप यू लाइक ऑल द आंसर्स। बी रेडी टू गेट सम मोर हेल्प फ्रॉम स्पीकिंग चॉक्स। सी यू।